नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक ऐसी बैंक की बात करेंगे दोस्तों जिससे सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जिसका सब एनालिसिस करते हैं और जिस बैंक के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। ये बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। लोग इसे फ्यूचर की HDFC बैंक भी मान रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एक बैंक के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में। तो दोस्तों सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन ही आपको दबानी है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस बैंक की डिटेल एनालिसिस। सब कुछ जानेंगे, लास्ट में आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेड भी बताऊँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इन्वेस्टोलॉजी। तो सबसे पहले कंपनी हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। 2005 में IDFC लिस्ट हुई थी NSE और BSE पे, जहां इसने 1372 करोड़ रुपीस का इक्विटी कैपिटल रेस किया था। फिर इसने 2014 में IDFC ने RBI से लाइसेंस सिक्योर किया था, बैंकिंग लाइसेंस। 2015 में IDFC बैंक का लॉन्च हुआ था और फिर मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था 2018 जैन में IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट के बीच। और फिर 2018 दिसंबर में जाके एक न्यू एंटिटी फॉर्म हुई थी जिसका नाम था IDFC फर्स्ट बैंक, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इस बैंक के MD V विद्यानाथन है, जो कैपिटल फर्स्ट के फाउंडर भी थे। बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो देख लेते हैं। 4 टाइप की बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। पर्सनल बैंकिंग, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट, लोन जिसमें हम ओपन करवाते हैं। दूसरा है बिजनेस बैंकिंग, लोन और कैश मैनेजमेंट सर्विस। कैश मैनेजमेंट सर्विस होती है, ये ब्रॉड एरिया होता है फाइनेंस का, जिसमें वो कलेक्शन, हैंडलिंग एंड यूसेज ऑफ कैश, ये तीनों चीज़ संभालते हैं। ये प्राइवेट बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। कैश मैनेजमेंट सर्विस इंक्लूड मनी मार्केट फंड, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी CD। CD होता है सिक्योर फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट, होता है जहाँ पे हम अपने पैसे को रख देते हैं बैंक में कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और वहाँ से हमको एक प्रॉमिस रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तीसरा होता है होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग कॉर्पोरेट, MNCs और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जितने भी होते हैं, ये उनके लिए होता है। चौथा होता है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट में वो हमारी वेल्थ को संभालते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गई, पर्सनल इंश्योरेंस अगर हम कोई करा रहे हैं या हम कोई बिजनेस इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो ये वेल्थ मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं इस बैंक के बिजनेस मॉडल की। ये अर्स्ट वाइल कैपिटल फर्स्ट जो मॉडल यूज़ करता था, वही ये बैंक मॉडल यूज़ करती है। ये फाइनेंस करते हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, MSMEs को, इंडियन कंज्यूमर्स को। जब भी किसी छोटे बिजनेस को लोन चाहिए होता है या किसी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन चाहिए, तो वो इस बैंक से लोन ले सकता है। यही इस बैंक का कोर बिजनेस भी है, इसलिए अभी आप देखेंगे कि इनका रिटेल एसेट काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है, क्योंकि इनका मॉडल काफ़ी अच्छा है। बैंक के फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल लेते हैं। बैंक का कासा 162% ग्रो किया है, 7,893 करोड़ से 20,661 करोड़ हो गया करंट ईयर में। कासा रेशियो 11.40% था 2019 में और ग्रो करके 31.87% हो गया 2020 में। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कासा में, और ये बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखेंगे नंबर्स में, तो 12,768 करोड़ की ग्रोथ आई है, 162%। ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। उसके बाद अगर हम बैंक का टोटल फंडेड एसेट देखें, तो टोटल फंडेड एसेट 2020 में 1,07,004 करोड़ था, वेयर एज 2019 में वो 1,10,400 करोड़ था। रिटेलियाइजेशन अगर देखेंगे फंडेड एसेट का, तो 54% है 2020 में और ये 37% था 2019 में। टोटल फंडेड एसेट में अगर हम रिटेल फंडेड एसेट देखेंगे तो 57,310 करोड़ है 2020 में, ये 40,812 करोड़ था 2019 में। ये 40% का इंक्रीज़ है रिटेल फंडेड एसेट ऑफ द बैंक में। और अगर हम इसके चार्ट देखेंगे तो कोर डिपॉजिट होता है रिटेल कासा प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट होता है जैसे CD इज़ अ टर्म डिपॉजिट। तो रिटेल कासा अगर हम देखेंगे तो इनका कोर डिपॉजिट जो है वो दिसंबर 2018 में 73% जो लोन बुक का था वो होलसेल से था, लेकिन अगर हम मार्च 2020 में देखेंगे तो सिर्फ 41% ही होलसेल डिपॉजिट रह गया है। बाकी 59% का इनके पास कोर डिपॉजिट है, जो कि रिटेल एसेट से आता है। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने इंक्रीज़ किया, क्वार्टर एंड क्वार्टर इन्होंने इंक्रीज़ किया। ऐसा भी नहीं है कि इनको 4-5 साल लग गए, इन्होंने क्वार्टर एंड क्वार्टर इसको इंक्रीज़ किया है और काफ़ी अच्छा है। अब हम इसके अगर रिटेल फंडेड एसेट की बात कर लें तो मार्च 2020 में अभी मैंने आपको बताया था 54% है, और इसका होलसेल फंडेड एसेट जो है वो 46% है। काफ़ी डिसेंट है और ये नंबर लगातार इनका इंक्रीज़ कर रहा है और इनका ये लक्ष्य है कि 75% तक इनको ये लेके जाना है।
अब बात करते हैं बैंक के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। डिपॉजिट हमने बैंक को दिया जो बैंक के लिए लायबिलिटी था, बैंक ने इसे लोन के रूप में किसी को दिया जो बैंक के लिए एसेट था। अगर बैंक ने मान लिया जिससे पर्सन को लोन दे दिया और वो लोन डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट करेगा, इसी डिफ़ॉल्ट से कुछ हद तक बचने के लिए बैंक को पहले से ही कुछ कैपिटल रखनी पड़ती है अपने पास, जिससे कि वो अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो बैंक ही बंद ना हो जाए, बैंक चलती रहे। तो इसी को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को अगर मैं समझाऊं, कैपिटल मीन्स होता है पैसा, एडिक्वेसी मीन्स सफिशिएंट, और रेशियो मीन्स किसी के रिलेशन में हमने सफिशिएंट पैसा रख रखा है इस लोन के रिलेशन में, जिससे बैंक पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमें यह भी बताता है कि बैंक कितनी तेज़ी से एडवांसेस ग्रोथ ला सकता है। एडवांसेस ग्रोथ का मतलब होता है कि एडवांसेस ग्रोथ अगर ज़्यादा होंगे तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगा। अब जानते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालते कैसे हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट। टोटल कैपिटल मींस टीयर 1 की कैपिटल, टीयर 2 की भी कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल होती है प्राइमरी फंडिंग सोर्स होती है बैंक की, इसमें शेयर होल्डर इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग को गिनते हैं। टीयर 2 कैपिटल जो होती है वो सेकेंडरी सोर्स होती है, इसमें रिजर्व्स, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो जान लेते हैं। दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मनी मार्केट, एक कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट होता है जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, और कैपिटल मार्केट होता है जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा की होती है। हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसी का पार्ट है, और इसका एग्जांपल आप मान सकते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के फीचर होते हैं, इस इक्विटी के भी, डेट के भी। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक या दो का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। इस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 13.37%, जो कि पिछले साल 15.47% था। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। इनका ग्रॉस एनपीए इस साल बढ़ा है 2.60%, पिछले साल 2.43% था। अगर इनका नेट एनपीए देखें तो पिछले साल 1.27% था और इस साल 0.94% हो गया है। मतलब एनपीए में कमी आई है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद। ये काफ़ी अच्छा साइन है बैंक के लिए। करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है जितना पैसा डिपॉजिटर ने बैंक को दिया और बैंक ने उसको कितने परसेंट दिए, उसमें से बैंक को कितना इंटरेस्ट मिला जब उसने उसको लोन के रूप में दिए। तो ये बीच का जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहते हैं। लेकिन इसी में सारा पैसा तो लोन के रूप में जाएगा नहीं, कुछ पैसा उसको आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है, और सारे पैसे लोन के रूप में जाते भी नहीं हैं, कुछ पैसा बचा रह जाता है। तो इन सब का एवरेज निकालने के बाद जो बैंक की सेविंग, जो बैंक का प्रॉफिट होता है, उसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखें तो 3.62% है FY20 में, जो कि 3.03% था 2019 में। अगर इनका हम ईयरली प्रॉफिट और लॉस देखें तो इनको 2864 करोड़ का लॉस हुआ है 2020 में, जो कि 1944 करोड़ का लॉस था 2019। अभी इनका मैं आपको एक क्वार्टरली लॉस का चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद आपको इनके लॉसेस का समझ में आ जाएगा। अभी बात कर लेते हैं बैंक का नेटवर्थ जो थी वो 17% डिक्रीज कर गई है। 2018 में इनकी नेटवर्थ 18,376 करोड़ की थी, जो कि 2019 में घट कर 15,240 करोड़ रह गई है। अब इनकी हम वो क्वार्टरली लॉस वाली टेबल देख लेते हैं, जिससे हमें सारे इनके लॉस का पता चल जाएगा। Q2 FY19 में प्री मर्जर पे इनको प्रोविजन लेना पड़ा था 518 करोड़ का होलसेल अकाउंट पे। फिर Q3 FY19 में जब मर्जर हो गया तो 2599 करोड़ का फिर से इनको प्रोविजन लेना पड़ा था गुडविल पे। नेटवर्थ में कोई चेंज नहीं आया था, बट फिर भी ये काफ़ी बड़ा लॉस था इनके लिए। उसके बाद Q4 FY19 में बैंक को एक और प्रोविजन लेना पड़ा 421 करोड़ का रिलायंस कैपिटल और डीएचएफएल में जब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, और एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंट पर। फिर Q1 FY20 में बैंक को 877 करोड़ का और प्रोविजन लेना पड़ा, क्योंकि डीएचएफएल और रिलायंस कैपिटल ये लोन चुकाने में अब असमर्थ हो गए थे। फिर बैंक को Q2 FY20 में गवर्नमेंट ने टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ चेंजेस किए, जिससे इनका डिफर्ड टैक्स एसेट ने इनके नेट प्रॉफिट पर इम्पैक्ट किया 750 करोड़ का, और बैंक को लॉजिस्टिक कंपनी की वजह से एक और प्रोविजन लेना पड़ा 50 करोड़ का, जिससे इनका टोटल लॉस 800 करोड़ का हो गया। फिर हम Q3 FY20 का देखेंगे तो बैंक का वोडाफोन आइडिया में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर था, जिसकी वजह से इसको 1622 करोड़ का प्रोविज़न लेना पड़ा टेलीकॉम
एक्सपोजर होने के कारण और 110 करोड़ का थर्मल पावर प्रोजेक्ट में। और फिर बैंक को Q4 FY20 में कोविड-19 की वजह से 25 करोड़ का प्रोविजन लेना पड़ा और फिर बाद में बैंक को एडिशनल प्रोविजन लेना पड़ा 200 करोड़ का प्रोएक्टिवली, जो कि टोटल हो गया 225 करोड़ रुपए का। कुछ बैड डिसीजन और बैड प्रोविजन के कारण इस बैंक को काफ़ी लॉसेस उठाने पड़े हैं प्रीवियसली। इस बैंक की रेटिंग और रेपुटेशन दोनों डाउन की गई है और इससे इसकी नेटवर्थ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। अब बात करते हैं इसकी ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर हम इनका ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो Q4 में हमें स्लाइट एक हमें वो प्रॉफिट दिखेगा 72 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन उसके पहले का अगर 6 क्वार्टर को हम देखेंगे तो Q2 FY19 में 370 करोड़ का, उसके बाद Q3 FY19 में हमें लॉस हुआ, फिर Q4 FY19 में 218 करोड़ का, Q1 FY20 में 617 करोड़ का, Q2 FY20 में 680 करोड़ का, Q3 FY20 में 1639 करोड़ का लॉस हुआ। सिर्फ Q4 में फिर हमें जाके प्रॉफिट देखने को मिलता है जो कि है 72 करोड़ रुपीज़। इस बैंक के मैनेजमेंट की भी तारीफ करनी होगी जिसने नंबर्स को हाइड नहीं किया शेयर होल्डर से और इसको एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट किया है और सब कुछ बताया कि इस बैंक को कितने ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। अब इस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे प्रमोटर 40% होल्ड करते हैं, पब्लिक के पास 36.59% की होल्डिंग है, FII 13.56% होल्ड करते हैं, DII 9.84% होल्ड करते हैं, अदर्स इस बैंक में 0.01% होल्ड करते हैं। अदर्स में विद्यानाथन जी ने अपना कुछ शेयर्स ड्राइवर्स को जो बैंक के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं और बैंक के साथ हमेशा काम करते रहे, उनको एज अ गिफ्ट कुछ शेयर्स रिवॉर्ड किए हैं और ये भी उन्होंने मेंशन किया है एनुअल रिपोर्ट में। इसलिए मैं इस मैनेजमेंट को काफ़ी ऑनेस्ट मानता हूँ। रेशियोज में आपको दिखा देता हूँ, जैसे पेग रेशियो हमें ये बताता है कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड। अगर पेग रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी मतलब ओवर वैल्यूड है, और अगर 1 से कम होता है तो कंपनी अंडर वैल्यूड होती है। तो IDFC बैंक यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अंडर वैल्यूड है। एडवांसेस ग्रोथ इनके इसीलिए माइनस में है क्योंकि कुछ बैड प्रोविजन और कुछ डिफॉल्ट लोन की वजह से इनके एडवांसेस इतने ज़्यादा गिर गए हैं, क्योंकि पिछले साल इनके एडवांसेस काफ़ी अच्छे थे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी कमी आई है, इस वजह से भी एडवांसेस में इम्पैक्ट पड़ा है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी इनकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप जानते हैं ये इंटरेस्ट रेट अभी हाइक दे रहे हैं क्योंकि इनको कासा रेशियो बढ़ाना है, इसलिए इनका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी इस समय ज़्यादा 8.3 क्योंकि 8% या 7.5% का ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। अब इस बैंक के कुछ थ्रेट्स जान लेते हैं। थ्रेट्स पहला है म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज करी है, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो डिक्रीज कर रहा है 2 साल से, रिटर्न ऑन एसेट डिक्लाइन कर रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इनको डाउनग्रेड कर दिया है, इनके पास डेप्ट हाई है और नेट कैश जनरेट नहीं हो पा रहा है। बुक वैल्यू डिक्लाइन करी, क्यों? क्योंकि नेटवर्थ जब इनकी डिक्लाइन करी थी तब इनकी बुक वैल्यू पे भी फ़र्क आना शुरू हो गया था। इनकी बुक वैल्यू 2018 में 38 रुपीज़ थी जो कि अभी 31 रुपीज़ हो गई है। प्रोविजन तो इंक्रीज कर ही रहा है, आपने प्रोविजन तो अभी पूरा मैंने चार्ट दिखाया उसमें प्रोविजन ही प्रोविजन है और कुछ है ही नहीं। अब थ्रेट्स तो आपने जान लिए, अब जान लेते हैं इस बैंक में अपॉर्चुनिटी कैसी है, क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है इनका नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन वो क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज कर रहा है। प्रमोटर की कोई प्लेजिंग नहीं है, 0 प्रमोटर प्लेज हैं। FII ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद ऑपरेटिंग मार्जिन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। ब्रोकर्स ने टारगेट प्राइस को ऊपर कर दिया और ब्रोकर रेकमेंड भी कर रहे हैं बाय करने के लिए। और इस बैंक का PE वैल्यूएशन काफ़ी लो है, पैग रेशियो में भी हमने देखा था और PE भी काफ़ी कम है। 0 प्रोमोटर प्लेज इनके लिए सबसे अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे बैड लोन्स और बैड डेप्ट आए हैं, लेकिन उसके बाद भी बैंक ने अपनी कोई भी प्रमोटर प्लेजिंग या गिरवी नहीं रखे शेयर को। ये बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अब इनको लोन्स थोड़े संभल के और प्रोविज़न थोड़ा से अच्छे से लेना पड़ेगा वरना इनकी रेपुटेशन काफ़ी डाउन हो। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे कोई भी स्टॉक बता सकते हैं, मैं उस पर एनालिसिस करूँगा। जय हिंद।